हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एन के सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी सिंह, वेयर वी टेक केयर ऑफ योर स्टडीज। सो आज हम लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, क्लास 12 फिजिक्स, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हमारा एक डिस्कशन एक टॉपिक पे दैट इज गोइंग ऑन एंड इट इज गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, राइट। सो आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हम नई एप्लीकेशन लेके आए हैं गॉस थ्योरम की, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। बोर्ड में बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये पूछा जाता है, राइट। सो जो टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, या इसको हम होलो स्फेयर भी कहते हैं। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि लेट अस सपोज वी हैव अ स्फेयर, और ये स्फेयर जो है अंदर से खोखला है, और इस पर हमने एक फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज जो है यूनिफॉर्मली इसके ऊपर हमने स्प्रेड कर दिया है, राइट। तो इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। हाउ कैन यू डू दैट, व्हाट वाज द स्ट्रेटेजी, किस तरह से उस एक्सप्रेशन को हम ड्राइव करेंगे, यही सब कुछ आज हमें समझना है और सीखना है, राइट। सो इसको हमने 3 केसेस में डिवाइड कर लिया है, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। पहला पार्ट जब हम कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है फाइंड आउट करने की किसी भी एक पॉइंट पर जो इस शेल के बाहर है, दैट मीन्स आउटसाइड द शेल। So this is the case 1 that we are going to discuss. Then we will discuss अगर ये पॉइंट जो है इस शेल के ऊपर ही कहीं हो, on the shell, right? So this is case number 2, electric field intensity on the shell. और जो थर्ड आपका केस है, that is इस शेल के अंदर किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। So these are the topics and I hope so कि इससे पहले वाले दोनों लेक्चर से आप गो थ्रू हो चुके होंगे और सब लेक्चर से आप गो थ्रू हो चुके होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के। सो अगर आप इससे जो पहले वाले 2 लेक्चर हैं बेसिकली, जहाँ पर हमने गॉस थ्योरम को डिस्कस किया था और हमने एप्लीकेशन जहाँ से डिस्कस करनी स्टार्ट करी थी, राइट। तो उन 2 लेक्चर से अगर आप अभी तक आप गो थ्रू नहीं हुए हैं, सो इट इज़ माई पर्सनल एडवाइस कि आप उनसे गो थ्रू होइए। उनके लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, राइट। सो आई होप सो के लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। देन प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम गॉस लॉ की एक बहुत ही स्पेसिफिक एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। Very very important by the point of view of your examination, very frequently asked in your board examination, right? So हमारी जो एप्लीकेशन अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं, it is the electric field intensity due to uniformly charged thin spherical shell। एक आपके पास स्फेरिकल शेल है, दैट मीन्स यू हैव अ होलो स्फीयर, राइट। लेट अस से कि हमारे पास एक मेटालिक होलो स्फीयर है। सो होलो स्फीयर जस्ट लाइक अ फुटबॉल, जो अंदर से क्या होता है, खोखला, राइट। इट्स नॉट अ सॉलिड। सो वी हैव अ होलो मेटालिक स्फीयर, और उसके ऊपर यूनिफॉर्मली एक चार्ज जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, राइट। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये जो व्हाइट सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, इट इज नॉट अ सर्कल। इसको आपको इमेजिन करना है इन 3D, दैट क्योंकि ये उसका फ्रंट व्यू है, दैट इट इज अ solid, you can say it is a 3D figure of a hollow sphere। और उसके पूरे के पूरे सरफेस पर लाइक वी हैव दिस बॉल, और आप अज्यूम कीजिए कि ये बॉल अंदर से जो है होलो है, खोखली है, और इसके सरफेस पर, पूरे सरफेस पर हमने यूनिफॉर्मली ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, राइट। नाउ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस होलो स्फीयर, हमने कुछ रीजन जो है यहाँ पर डिसाइड किए हैं कि हम कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो
पहला जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, it is outside this sphere. Let us suppose at this particular point, we will try to find out the electric field. It is outside the holosphere, right? एक दूसरी लोकेशन हम लेंगे, that means if we have that point on the sphere itself, अगर ये पॉइंट जो है ये स्फेयर पर हो, ऑन द स्फेयर हो, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। और तीसरी लोकेशन जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, इट इज इनसाइड दिस होलोस्फेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। सो वी हैव थ्री केस नंबर वन outside this holosphere, case number 2 on the holosphere, and case number 3 inside the holosphere. So we will discuss these one by one. So student, this is case number 1. Outside the holosphere we have to find out electric field intensity, right? So first let us suppose ki this is the center of our holosphere, एंड इस स्फेयर की जो रेडियस है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय कैपिटल आर, और इसके सेंटर से यहां पर वी हैव टेकन अ पॉइंट, लेट अस से दिस, वी हैव टेकन अ पॉइंट दिस, राइट, लेट्स से कि दिस इज पॉइंट पी, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, राइट। सो अगेन वी हैव टू फॉलो द स्ट्रेटेजी, जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप, हम उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए चलेंगे। सो स्टेप नंबर वन, एंड आई होप सो कि बच्चों अब तक तो आपको ये चीजें याद हो गई होंगी। तो स्टेप वन में हम जो सबसे पहली चीज करते हैं वो है इमेजिन the shape of Gaussian surface or decide the shape of Gaussian surface। तो ये हमारा एक होलोस्फेयर है जिसपे यूनिफॉर्मली ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी, राइट। तो ये सारा का सारा चार्ज हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये सारा का सारा चार्ज यहाँ पर सेंटर पर है और यहां से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, राइट। सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि इस पर्टिकुलर होलोस्फेयर के लिए भी हमारा जो गॉसन सरफेस होगा उसकी शेप जो है वो स्फेरिकल रहने वाली है, राइट। और उस गॉसन सरफेस का रेडियस हमें इस तरह से डिसाइड करना है कि ये पॉइंट P जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है ये गॉसन सरफेस के ऊपर आ जाए, राइट। सो दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहां से सेंटर से पॉइंट P तक की दूरी, let us say we are representing it by small r, so center से पॉइंट P तक की दूरी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल r से, राइट। तो पहला काम तो स्टेप वन में हो गया, राइट। दूसरा जो हमें यहां पर फाइंड आउट करना है स्टेप वन में ही, दैट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, राइट। तो उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, हम यहां पर एक एलिमेंट्री एरिया इस तरह से अज्यूम करेंगे, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बच्चों, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, रेडियली आउटवर्ड। और जो एरिया वेक्टर रहने वाला है वो ये जो हमारा एलिमेंट्री एरिया है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है और आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो ये चीजें तो अब आप बहुत अच्छे से समझ भी चुके होंगे और आपको आई होप सो कि अब ये आपको रट भी गई होंगी, आपको याद हो गई होंगी, राइट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ds। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक ही है, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 0। सो जो हमारी चॉइस ऑफ गॉसन सरफेस इज स्फेरिकल एंड थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, राइट बच्चों। तो अब हम स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 2,
स्टेप टू में हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्टेप टू में यस वी विल कैलकुलेट क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds फॉर द गॉसियन सरफेस, राइट? सो चलिए फाइंड आउट करते हैं क्लोज इंटीग्रेशन E dot ds, right? So we can write down it like that. E dot ds को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, देन वी हैव ई डी एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा जो है थीटा वी हैव थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो कॉस 0 इज इक्वल टू 1, सो वी हैव लेफ्ट विद ई, हमारा हमेशा की तरह इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, एंड वी हैव ds, राइट? सो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds, अगर ये सारे के सारे ds मैं जोड़ दूं, ये गॉसियन सरफेस है, सारे के सारे ds अगर आप जोड़ दें तो ये जो गॉसियन सरफेस है उसका सरफेस एरिया निकल आएगा, राइट? और स्फेयर का सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई r स्क्वायर, राइट? सो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, और r स्क्वायर हम कौन सा लेंगे? देखिए हम गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, दैट मींस स्मॉल r नॉट कैपिटल R, सो स्मॉल r स्क्वायर, राइट? सो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज नथिंग बट E into 4 पाई r स्क्वायर, राइट? सो स्टेप टू जो है हमने कैलकुलेट कर लिया है, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द स्टेप थ्री। सो प्यारे बच्चों, स्टेप थ्री में व्हाट विल बी कैलकुलेट आउट? द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, द टोटल चार्ज enclosed by Gaussian surface, Gaussian surface, राइट? सो फिगर देख लेते हैं। सो लेट अस सपोज कि ये जो टोटल चार्ज इस स्फीयर पर है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय स्मॉल क्यू, ये टोटल चार्ज इस स्फीयर पर है, राइट? सो ये कितना हो गया? दैट इज स्मॉल क्यू, राइट? तो चलिए अब स्टेप फोर की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप फोर, दिस इज स्टेप फोर, और स्टेप फोर में हमें क्या करना है? अप्लाई द गॉस थ्योरम, दैट मीन्स E dot ds is equal to q upon epsilon नॉट, राइट? और E डॉट ds की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज E into 4 pi r square is equal to q upon epsilon naught. So from here we can write down that E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught and q upon r square, राइट? तो देखिए ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया है फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इट इज एग्जैक्टली द सेम द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन दैट वी हैव गेट फॉर द पॉइंट चार्ज। और एक ऑब्वियस सी बात है, देखिए अगर आपके पास एक स्फीयर है और उस पर आप काफी दूर से देख रहे हैं तो वो आपको एक पॉइंट चार्ज जैसा ही दिखाई देगा, राइट? सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, सो डायरेक्शन हमें कौन देगा? डायरेक्शन हमें यूनिट वेक्टर देगा, तो इसको हम डायरेक्शन के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर एंड r कैप, राइट? सो दिस इज द रिजल्ट, और इस रिजल्ट को हम एक डब्बे में बंद कर देते हैं, राइट? ताकि आपके क्विक रेफरेंस के लिए ये चीज इजीली नोटिसेबल हो, राइट? सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द होलो स्फीयर, राइट? चलिए अब केस नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं। So this is the second case when we have to find out electric field on the hollow sphere, right? अगर वो सरफेस के पॉइंट जो है वो सरफेस के ऊपर ही है। Let us suppose कि I have to find out electric field at this point.
जो स्फीयर के ऊपर ही है, मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, राइट। सो ये पॉइंट सेंटर से कितनी दूरी पर है? सेंटर से कितनी दूरी पर है बच्चों ये पॉइंट सेंटर से इतने डिस्टेंस पर है, राइट। और ये डिस्टेंस बच्चों एग्जैक्टली कितना है? इट इज कैपिटल आर। तो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर केस के लिए जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर ही है, राइट। तो देखिए अभी पिछले वाले केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की है, एंड दैट इज E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught and Q upon R square. It is in the form of magnitude, right? तो हमें what we have to do only कि small r को हमें capital R से replace कर देना है, and that's it, right? So in this particular case E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught and Q upon capital R square, because small r is equal to capital R, right? और अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, then 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square and R cap. So this is our desired result in this particular case, right? So this is the electric field at a point on the hollow sphere, right? चलिए अब केस नंबर 3 डिस्कस करते हैं। सो दिस इज केस 3 जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है किसी भी एक पॉइंट में जो इस होलो स्फीयर के अंदर है, दैट मीन इनसाइड द होलो स्फीयर। सो लेट अस सपोज कि द पॉइंट दैट आई हैव चूज इज this, and it is inside the hollow sphere, and let us say कि इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं by P, right? So the first thing is that you have to decide the shape of Gaussian surface। तो Gaussian surface की shape जो है obviously it will be spherical, right? और उसकी रेडियस जो है वो इस तरह की होगी कि ये पॉइंट P जो है Gaussian surface पर आ जाए। So this inside sphere is our imaginary Gaussian surface, और जो हमारा hollow sphere है उसकी रेडियस तो है ही r, right? तो how can we calculate electric field at this particular point, राइट? तो देखिए इसमें जो स्टेप 1 है इट इज एक्जेक्टली सेम दैट द शेप ऑफ गॉसियन सरफेस इज स्फेरिकल, right? The angle between E and theta and all, and then we have to calculate the cruise integral E dot ds। देखिए यहाँ पर एक स्टेप 3 है, एक स्टेप 3 यहाँ पर हमारे पास है, और उस स्टेप 3 में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? टोटल चार्ज इनक्लोज द गॉसियन सरफेस, राइट? तो हमें स्टेप 1 और स्टेप 2 के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप सीधा स्टेप 3 को सोचने की कोशिश कीजिए कि ये जो गॉसियन सरफेस है, और गॉसियन सरफेस यहाँ पर कौन सा है? दिस इज द गॉसियन सरफेस। इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है? देखिए जो चार्ज है आपका वो सारे का सारा जो है सरफेस पर है। इट इज ऑन द सरफेस, इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द होलो स्फीयर। अंदर एयर है, राइट? यहां पर कोई भी चार्ज नहीं है, एयर इज अ इंसुलेटर, राइट? तो यहां पर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और ये गॉसियन सरफेस इस होलो स्फीयर के अंदर ही है। तो क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज होगा? नहीं, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। इस गॉसियन सरफेस ने कोई भी किसी भी चार्ज को एनक्लोज नहीं किया है, राइट? सो वी कैन राइट डाउन दैट टोटल चार्ज enclosed by the Gaussian surface
इज इक्वल टू 0। और बच्चों स्टेप 4 में हम क्या करते थे, वी विल फाइंड आउट E dot ds is equal to total charge enclosed by epsilon naught, तो ये आ गया हमारा 0, राइट। सो देखिए यहां पर हमारे पास एक क्वांटिटी है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू 0। तो ये जो गॉसन सरफेस है, क्या इसका सरफेस एरिया वो 0 हो सकता है, राइट? वो क्या 0 हो सकता है? दैट मीन्स क्या ds इजकल टू 0 हो सकता है? तो ये तो 0 नहीं हो सकता। तो दो चीजों का प्रोडक्ट यहां पर 0 आ रहा है, जहां पर ds 0 नहीं हो सकता। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है? E शुड बी 0। आपको बात समझ में आई? इसका सिंपल सा मतलब है E शुड बी 0, क्योंकि ds 0 नहीं हो सकता। दो चीजों का प्रोडक्ट जो है आपको 0 मिल रहा है, और उसमें से एक चीज वी कैन 100% श्योर अबाउट दैट कि वो 0 नहीं है। तो इसका मतलब दूसरी क्वांटिटी ही 0 है। सो दिस इज एनालिटिक वे टू एनालाइज द थिंग, राइट, एंड टू रीच आउट टू आवर desired conclusion. So uh, what conclusion we have? That so inside the holosphere, the electric field all over is 0. So these are the three cases that we have discussed one by one. Now we will make a graph between electric field intensity and the distance from the center of this hollow sphere. Let's check it out. It is very interesting. So बच्चों let's see, this is the y axis and this is the x axis, और यहाँ पर हमने वही अपना होलो स्फीयर ले लिया है so that आपको रिलेट कर सकें इस ग्राफ को easily, right? So y axis पर what we have, at this axis we have the electric field intensity and this is the origin, this is the origin, right, and this is the center. ये जो हमारा होलोस्फीयर था इसकी रेडियस है r, right? So what we are seeing from our derivations that till O to R इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो 0 रहने वाली है। O से R तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी 0 रहेगी, और आफ्टर द R इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा फॉर्मूला आया है आउटसाइड द स्फीयर, राइट। पहले तो चलिए हम ऑन द स्फीयर देखते हैं। ऑन द स्फीयर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रही है, ऑन द स्फीयर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रही है, लेट अस से दिस। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस, एंड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये है मैक्सिमम, राइट। और ये जो E मैक्सिमम की जो वैल्यू है हमारे पास, E मैक्सिमम की जो वैल्यू है दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि जैसे ही आप इस R से आगे की तरफ जाएंगे, राइट, सो इस R की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डाउन आएगी, राइट। सो इसके आगे जो कर्व है हमारा नॉन लीनियर बन जाएगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने वाली है, राइट। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पर हमने ले लिया है R, राइट। यहां से सेंटर से जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं इस स्फीयर के सेंटर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से वेरी कर रही है, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जो हमारी वेरी करेगी ये नॉन लीनियरली और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी, लाइक दिस, like this. So this is the variation. So from uh, center to the surface इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और उसके बाद
ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगी। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी, राइट? So, students, this is the variation of electric field intensity with respect to the distance from the center of this hollow surface, from the center of this hollow sphere, right? सेंटर से जब हम ये रेडियस की तरफ आएंगे, देखिए यहाँ तो थ्रू आउट हर जगह ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहनी है। सो ओ से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो, और फिर जैसे ही हम सरफेस पर आएंगे सो वी विल गेट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम ई मैक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जिसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था सेकंड केस में, दैट इज 1/4πε0 Q/r²। एंड आफ्टर दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट विल फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ, और एक नॉन लीनियर फंक्शन जो है, ये एक नॉन लीनियर कर्व जो है हमें मिलेगा, और उसकी शेप जो होगी कुछ इस तरह से होगी, राइट? So this is the variation of E versus R.